इस्लामाबाद के अभी जो बहुत सारे रास्ते हैं ना, ये जो डी चौक की तरफ आते हैं या ब्लू एरिया की तरफ आते हैं, उससे रुकावटें हटाई नहीं गई हैं। सीमेंट के ब्लॉक्स अभी भी पड़े हुए हैं और वो डाइवर्ट करके इधर उधर घूम के हमें दफ्तर भी पहुंचना पड़ता है। छुपते छुपाते चोर रास्ते, जो ड्राइवरों को पता है लोकल के किधर से निकल सकते हैं उधर से निकलते हैं। और मेरा ख्याल है ये हुकूमत, अभी मुझे शक है, हो सकता है अगर समझदारी का सबूत दें तो डी चौक के अलावा बाकी रास्ते खोल दें तो वो रुकावटें अभी कायम रहेंगी, क्योंकि कल पीटीआई का शुबा यह है कि ये डी चौक में एहतजाज ना करने आ जाए। मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब, आपकी जमात का बड़ा कलीदी किरदार है, ये मामला बहुत ट्रांसपेरेंटली होना चाहिए। पहले को बताया जाए कि आप क्या करना चाहते हैं, इस पे उनका रद्दमल लिया जाए सिविल सोसाइटी का, उसके बाद आप कौमी असम्बली और सैनेट में लाएं तो ठीक है। लेकिन अगर आप दो तीन लोग सर जोड़ के बैठे जाती उम्र और फैसला करके मोहर लगा के उठें तो ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा, क्योंकि इसमें साथ लोटा क्रेसी का दखल है। आपको ये चीज़ एक जमहूरियत पसंद शख्स होने के नाते पसंद नहीं आनी चाहिए, आपको मना करनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नदीम साहब, जो आपने फरमाया बिल्कुल उसी तरह से आइनी तरामीम का जो प्रोसेस है उसको किया जाएगा। और इस बात पे हमें यकीन है, और ये प्रोसेस हो भी इसी तरह से सकता है। इसके बीच में कोई ऐसा प्रोसेस या कोई ऐसा निज़ाम मौजूद नहीं है कि यह आइनी तरामीम का जो मसवदा है वो उसको छुपा के रखा जाए। आइनी तरामीम का जो मसवदा है वो तो एक पब्लिक डॉक्यूमेंट बनेगा जैसे ही बिल टेबल होगा। अभी मुज़ाकरात हैं, देखिए हर जमात अपना ड्राफ्ट लेके बैठी है। वकला की तरफ से उनका ड्राफ्ट आया हुआ है, JUI का अपना ड्राफ्ट है, पीपल्स पार्टी का अपना ड्राफ्ट है, PTI वाले जो हैं शायद ये अपने बानी चेयरमैन की तरफ देख रहे हैं। तो जो तो पार्टीज़ इस अपॉर्चुनिटी को हासिल करते हुए जो आइन में जो कमियां जो समझते हैं प्रोसेस को बेहतर करने के लिए, जुडिशल सिस्टम को बेहतर करने के लिए, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस के प्रोसेस को बेहतर करने के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं तो वो तो फिर सारे बीच में लेकर आ रहे हैं। अगर किसी को किस पे एतराज़ है, मौलाना साहब को कुछ इश्यूज़ पे एतराज़ है, उन्होंने अपना एतराज़ जो है उसको उन्होंने उठाया भी है, उन्होंने कन्वे भी किया है, और अभी उनकी शायद राजा साहब, मीटिंग भी लेकिन चल मेरा रही है। एक आप लोगों से और सवाल है, आप एक सुप्रा कोर्ट क्रिएट करने जा रहे हैं जो पाकिस्तान में आज से पहले कभी थी नहीं, तो इसका एक मुतबादल हल, ये बहुत आसान डूएबल जो ऑप्शन अवेलेबल थी कि आप सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाकर 5 सीनियर मोस्ट जजेस पर मुश्तमिल एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की तजवीज़ जो है वो आप अपने एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के ज़रिए ला सकते थे। उसमें चीफ जस्टिस एक ही रहता, उसके नतीजे एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बन जाता। आपका जो इतराज़ है कि वो 200 केसेस जो आइनी केसेस हैं वो ज़्यादा टाइम ले जाते हैं, तो उसका मसला ऑटोमेटिकली सॉर्ट आउट हो जाता। बाकी 16-17 जजेस जो थे वो बाकी काम रेगुलर कोर्ट्स वाला करते रहते। आप उसकी बजाय पूरी नई एक अदालत क्रिएट कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को एक सब ऑर्डिनेट कोर्ट बनाने जा रहे हैं, 2 चीफ जस्टिस बनाने जा रहे हैं, मौजूदा सुप्रीम कोर्ट को आइनी जो आपकी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होगी उसके नीचे सब ऑर्डिनेट कोर्ट बना रहे हैं। ये बहुत कंट्रोवर्शियल है, आपको इसके ऊपर सोचो विचार करना चाहिए। देखिए, मैं आपको बड़ी एक दिलचस्प एक मिसाल देता हूँ। जब सेनेट पाकिस्तान का जो था वो अमल उसको जो जब उसको बनाया जा रहा था सेनेट ऑफ पाकिस्तान को, तो कौमी असम्बली के जो मेंबरान थे वो इलेक्ट होके आए हुए थे और मुंतखब नुमाइंदे वही थे, और अवाम ने उनको ही इख्तियार दिया हुआ था। सेनेट जो था उसको बनाने के लिए कौमी असम्बली के मेंबरान ने ख़ुद ये सोचा कि जी सेनेट बनना चाहिए, और उन्होंने एक अपर हाउस बना दिया और एक लोअर हाउस बना दिया उसी पार्लियामेंट के बीच में। तो कोई उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ गया। यूरोप के कई ममालिक में आप चले जाएं, वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स भी मौजूद हैं। हाँ, इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच मौजूद है। सो लॉ में कहीं दुनिया का अगर आप लीगल सिस्टम्स उठा के उनको स्टडी कर लें तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि किसी मुल्क में ना हो। यूरोप के कई ममालिक में जो डेवलप्ड डेमोक्रेसीज़ हैं और जहाँ पे अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी है कहीं पे, और वो ममालिक जो है वो इसको कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स को लेके चल साहब, रहे हैं। असल में ठीक है, कुछ इंटेंट जो चीज़ें है ना ऐसी बंदे हैं। की, वो नीयत उस अमल को वाजे करती है। इस वक्त आपकी जो नीयत है 25 अक्टूबर से पहले करने की, वो आपकी एंड रिज़ल्ट की तरफ इशारा करती है कि आप जस्टिस मंसूर अली शाह का बंदोबस्त 25 अक्टूबर से पहले करना चाहते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ जो है वो मुतनाज़ा हो जाती है। आप इस प्रोसेस को आहिस्ता आहिस्ता 3-4 महीने डिबेट करते, फिर अगर कंसेंसस इवॉल्व होता तो आगे बढ़ जाते, तो फिर ये चीज़ काबिल कबूल होती। वो आप नहीं कर रहे, आप तो शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं, और वो भी रात सर 12 बजे मैं करने की आप कोशिश कर चुके हैं। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ नदीम साहब, जो पॉलिटिकल प्रोसेस है ना वो इन चीज़ों से नहीं रुकते। मैं चाहे आप कोई अपॉइंटमेंट अपनी मर्ज़ी की कर लें, चाहे आप ये जो लीगल सिस्टम था, ये 18वीं तरमीम जब हम लेकर आए थे तो नवाज़ शरीफ साहब
अदलिया बहाली की तहरीक में सबसे आगे थे, और नवाज़ शरीफ साहब ने उस वक्त कहा था कि जजेस की अपॉइंटमेंट का तरीका, इनकी इंडिपेंडेंस जो है वो इंश्योर की जाए। तमाम जो अलाइज थे उस वक्त 2008 से 13 की गवर्नमेंट वाले, उनको लेकिन उस वक्त ऑन बोर्ड लिया आपने था। आईनी ये किया अदालत था का तस्वर नहीं ये। ना दिया, लेकिन अब सारी चीज़ें वेल डॉक्यूमेंटेड है कि जनरल कियानी पूरे इस प्रोसेस को सपोर्ट कर रहे थे। देखें बात यह है कि उस वक्त चाहे, तो यही तो बात मैं कर रहा हूँ कि कोई चीज़ परमानेंट नहीं है। अगर कोई बंदा ये समझता है कि मैंने एक अपॉइंटमेंट कर लिया और आप मेरे से करेंगे, या मैंने एक अपॉइंटमेंट जो है उसमें अपनी मर्ज़ी कर ली है और मेरा अब जो है वो परमानेंसी है, तो इमरान खान साहब ने बाजवा साहब को एक्सटेंशन दी थी, तो क्या वो एक्सटेंशन बाजवा साहब की, अच्छा इमरान काम खान किया साहब था? की चीज़ें वर्कआउट हुई? कौन सा अच्छा काम किया था इमरान खान जिसकी आप मिसाल दे रहे हैं? मैं नहीं मिसाल दे रहा हूँ कि आप अगर लोगों उसने ने उसके साथ एक्सटेंशन दी वोट और किया आप हुआ ये है, कह रहे वैसे हैं कि यहाँ पे मंसूर उतने कसूरवार आप भी हैं। मंसूर गैर शाह मशरूत को, हमायत थी आपकी तरफ से, मंसूर अनकंडीशनल सपोर्ट। मंसूर शाह ये को लंदन हटाने से के लिए वापसी पे सारा ख्वाजा प्रोग्राम आसिफ ने किया जा रहा है। तो स्टेटमेंट मैं दी ये थी। कह रहा हूँ कि अफराद के आने या जाने से अदारों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और ना ही सियासत को पड़ता। जो शऊर वाले सियासतदान हैं वो इस चीज़ को समझ चुके हैं कि इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये एक आपकी अपनी मैनेजमेंट होती है कि आप किस तरह चीज़ें मैनेज कर लें गवर्नमेंट में होते हुए। दोबारा रियासत अली अब एजाज मैं साहब तो आपकी यही तरफ कह आ रहा हूँ रहा ना हूँ। ये नदी मसला नदी जी हाँ जी नदीम जी साहब, राजा मैं तो साहब, ये कह रहा हूँ कि ये नहीं चलेगा सिस्टम, इस तरह नहीं होता। ये बात ठीक कह रहे हैं राजा साहब, लेकिन एक्चुअली वैसे ही इनकी जमातें कर रही हैं। हो सकता है राजा साहब वकील हैं, खुद भी वो सोचते हो ये तरीकाकार दुरुस्त नहीं है, लेकिन हो वही रहा। देखिए, एक वो जज साहब जो थ्रू प्रॉपर चैनल जुडिशल कमीशन के ज़रिए आए, सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए, अब क्या बाय विर्चू ऑफ लेजिस्लेशन आप उनको बाईपास करना चाहते हैं? क्या ये बोनाफाइड? नंबर वन, कोई भी लेजिस्लेशन जो होती है दैट मस्ट बी ऑन द ग्राउंड ऑफ बोनाफाइडी, नॉट ऑन द ग्राउंड ऑफ मेलाफाइडी। अब इसके ऊपर आपको नज़र आ रही है अपेरेंटली कि ये लेजिस्लेशन जो प्रपोज्ड अमेंडमेंट एलेज की जा रही है वो मेलाफाइडी पे मबनी है। नंबर वन, चूँकि लैटिन मैग्ज़म है सेलस पपुली एस सुप्रीमा लेक्स, यानी बेहतरीन लेजिस्लेशन वो है जो कि फॉर द वेलफेयर ऑफ द जनरल पब्लिक है। अगर ये इतनी अच्छी अमेंडमेंट है तो ये एक दूसरे के तरले क्यों कर रहे हैं? अच्छी चीज होगी, आपको भी पसंद होगी, आप भी सपोर्ट करेंगे, मैं भी करूंगा, जैद भी करेगा, बकर भी करेगा। अगर ये बेहतरीन लेजिस्लेशन है फॉर दी मतलब एक हिस्सा है जजेस की तैनाती का तरीकाकार, जो मेरा दिल है कि इसको ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, उसको बेहतर होना चाहिए, पार्लिमानी रोल जो है उसमें मजबूत होना चाहिए। आईनी अदालत का आपको मैं इसका एक साइड इफेक्ट मैं बताऊं क्या करने के लिए जा रहे, इसका ये कि जो आर्टिकल 199 के तहत जितने नीचे डिसाइड होंगे ना हाई कोर्ट्स के फैसले, उनकी एक तो उसको कर्टेल कर रहे, लेकिन 184 भी 184(3) भी खत्म कर रहे हैं। और फिर जिसका हमने आज तक वावेला किया, बार काउंसिल्स, बार एसोसिएशन, जो हम मुतालबा करते रहे कि जो आर्टिकल 184(3) के तहत जो सो मोट होता है उसके खिलाफ अपील होनी चाहिए। अब जो ये प्रपोज्ड अमेंडमेंट करके वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जिसका नाम ये कह रहे हैं, जिसके अंदर सियासी तौर पे प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट उसकी तैनातियां करेंगे, वो जो इंटरफेरेंस हम कहते हैं अदलिया की, आज़ाद अदलिया के अंदर, वो होगी चूंकि एग्जेक्टिव को अदलिया से अलग होना है। अब उस फैसले के खिलाफ ये कहते हैं कि वो फाइनल जजमेंट होगी, उसके खिलाफ कोई अपील नहीं होगी। एक तो ये भी उसका साइड इफेक्ट है। और दूसरी बात, जो आर्टिकल 17 है उसका सब आर्टिकल 2 है, यानी आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को बाय होकर करो कि आप समझते हैं कि ये टेररिज्म में इन्वॉल्व है, अगेंस्ट द सॉवरेनिटी, इंटेग्रिटी, प्रॉस्पेरिटी ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ है, आप बैन कर दें। उसका रेफरेंस पहले जाना था, फेडरल गवर्नमेंट ने भेजना था इस एग्जिस्टिंग, अब वो उधर जाएगा और वो उसको फैसला कर देंगे। तो ये बहुत सारी मेला फाइडियां, बहुत बड़ी कबाहतें हैं। जुडिशल स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है जो कि नहीं हो सकता, आइन उसकी इजाजत नहीं देता, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट उसकी इजाजत नहीं। ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापसी पे पंजोथा साहब आपसे ये पॉलिटिकल पार्टी वाला मामला भी काफी टेढ़ा है और मिलिट्री कोर्ट्स का भी इसी में तस्करा है। ब्रेक ले लें, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। आज़ाद साहब, आप मिलिट्री कोर्ट्स के ऊपर कुछ ऐड करना चाह रहे थे, फिर मैं पंजोथा साहब की तरफ मैं उस हवाले से ये कह रहा था कि आर्मी कोर्ट जो आर्मी एक्ट है उसके तहत ये है कि जो अपील का है वो फैसला अपील होगा वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पास जाता है और उस फैसले के बाद कोई अपील नहीं होती। तो हमारे यहाँ लॉ है कि व्हेन देयर इज़ नो रेमेडी देयर इज़ अ रिट, तो फिर उसका फैसला जो है वो जो अपील वाला होता है वो हाई कोर्ट में होता है।
और इसमें भी ये जो इनकी प्रपोज्ड अमेंडमेंट है उसके ज़रिए चूंकि ये वो फैसला भी उस कोर्ट में ले जाना चाहते हैं 199 की रिट जुरिस्डिक्शन जो है वो हाई कोर्ट से उठा के सुप्रीम कोर्ट की बजाय वो उस फेडरल कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशन वहां कोर्ट में लेके चली जाएंगे। तो इस पे देखें उनकी जो तैनाती वो जुडिशल कमीशन से नहीं हो रही उन जजेस साहबान की, जिस पे हमारा एक ये बड़ा एक सीरियस रिजर्वेशन है। प्राइम कि मिनिस्टर जो की तजवीज़ के ऊपर सदर उनको पहले भी था ना कि चीफ जस्टिस जजेस को लगाते थे विद कंसल्टेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर।